नमस्कार दोस्तों, मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। हिंदी दिवस है आज और बड़ा ही प्यारा है हम हिंदुस्तानियों के लिए, क्योंकि हिंदी हमारी भाषा है, हमारी जन्मभूमि की भाषा, भारत की भाषा, हिंदुस्तान की भाषा। और आज बड़े ही गर्व के साथ मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि आज मेरे साथ जो बच्चे हैं वो कोई इंजीनियर हैं, जैसा कि मैं सबका आपको परिचय दूंगी, लेकिन आप सभी हिंदी साहित्य की विधा कविता में अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करते हैं और ये बड़ी ही मधुर बात है, बहुत सुंदर बात है। जबकि भारत में इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी बोलियां हैं और उन भाषाओं और बोलियों के बीच में महकती है हमारी हिंदी अपनी खुशबू के साथ। तो आइए हम सबसे पहले आपसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं सौरभ सैनी बेंगलोर से, जो नमस्कार। बीई कंप्यूटर साइंस की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है और अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर है आईटीसी इन्फोटेक बेंगलोर में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सौरभ सैनी जी। और अब हमारे साथ हैं श्रद्धा पोफले। श्रद्धा पोफले नागपुर महाराष्ट्र की हैं, अभी सीए कर रही हैं और ये एक अपने परिचय में ये लिखती हैं कि मैं एक भारतीय साहित्यकार हूँ। और ये परिचय मुझे बड़ा मोहित करता है जब कोई ये लिखता है कि मैं भारतीय साहित्यकार हूँ। और जबकि ये मराठी में भी लिखती हैं, क्योंकि इनकी मातृभाषा मराठी भी है और उतना ही इनका जो प्रभाव है वो हिंदी पर उतना का उतना ही है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है श्रद्धा जी। और आप सितार भी बजाती हैं, आपका ये एक अलग परिचय, मतलब कला के क्षेत्र से आप बहुत ज्यादा जुड़ी हुई हैं। और अब हमारे साथ हैं रक्षित चौधरी। रक्षित चौधरी बेंगलोर से, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग की है और एमबीए भी किया है। और उसके बाद नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है। और उसके बाद रक्षित उगा रहे हैं मशरूम की खेती कर रहे हैं और अपनी इंजीनियरिंग का और अपने एमबीए का बहुत सुंदर प्रयोग वहां कर रहे हैं। और कमाल की बात है कि उसके साथ बहुत सुंदर और बहुत प्यारी कविताएं लिखते हैं अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए। और फिर हमारे साथ हैं रचना नारायण जी। रचना नारायण जी आज हमारे लिए बहुत विशेष हैं, आपका स्वागत है। और विशेष इसलिए है क्योंकि आज हम कोरोना की जिस बीमारी से लड़ रहे हैं, जिस बीमारी का हमें पता ही नहीं है कि वो दिखती कैसी है, कैसे होते हैं उसके कीटाणु और किस तरह से वो हम पर असर करती है। तो रचना नारायण जी एचआर मैनेजर हैं जाइडस कैडिला, जो कि अहमदाबाद की एक कंपनी है। और उस कंपनी में ये कोरोना की जो वैक्सीन होती है उसको तैयार करने में ये अपना रात दिन लगी है, बल्कि ये छुट्टियां नहीं लेती हैं, सैटरडे संडे भी नहीं चाहती है कि मुझे छुट्टी मिले, पूरा समय ये उसमें लगी हैं। तो एक तरह से एक बहुत बड़ी देश सेवा का काम आप कर रही हैं। मैं तो कहूँ देश सेवा नहीं है, अगर कोई वैक्सीन निकल जाती तो पूरे विश्व की सेवा हो जाएगी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और उसके साथ है हमारे साथ एक हैं गोरक्ष पोफले जी। गोरख पोफले जी, नमस्कार। आप जर्नलिज्म में कर रही हैं, बैचलर डिग्री की पढ़ाई आप कर रहे हैं और उसके साथ साथ आप शायरी भी लिखते हैं, कविता भी लिखते हैं और आप नागपुर के हैं, महाराष्ट्र के हैं। लेकिन इनकी शायरी की खासियत है कि ये उर्दू शब्दों का अपनी कविताओं में प्रयोग करते हैं। तो देखिए, मराठी के साथ हिंदी और हिंदी के साथ उर्दू, तो ये जो है ना, भारत जो है ना वो एकदम से गुलदस्ता है भाषाओं का और बहुत सुंदर गुलदस्ता है। और यहाँ पर भाषाओं को लेकर वास्तव में देखा जाए तो जमीनी तौर पर कोई लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई हो सकती है कहीं सामाजिक तौर पर, या मैं कहूँ सबसे ज्यादा राजनीतिक तौर पर। नहीं तो हम सब ना एक ही फूल में अलग अलग रंग के गुलदस्तों की जैसे सजे हुए होते हैं। और आज मुझे बड़ा आनंद आ रहा है जबकि मैं देखती हूँ कि आज हमारे बच्चे जो हैं साहित्य से जुड़े हुए हैं, अपनी अभिव्यक्ति को मार्ग दे रहे हैं, बहुत सुंदर पन्नों पर उतार रहे हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले
मैं कविता सुनना चाहूंगी सौरभ सैनी जी से। तो सौरभ सैनी जी, आपका स्वागत है। आप हमें क्या नमस्कार। सुनाना चाहेंगे? जी। सर्वप्रथम हिंदी दिवस के उपलक्ष्य पे मैं आप सभी श्रोताओं को नमस्कार करता हूं, जो हिंदी पढ़ते हैं, लिखते हैं और सुनना पसंद करते हैं। तो आपसे 4 लाइनों से जुड़ना चाहूंगा मैं। कहता हूँ दर्द स्वागत है। लिखता हूँ, कहता और हूँ दर्द एक लिखता बात, हूँ। 1 मिनट आपको रोक रही। आप सब लोग भी बीच बीच में दाद दे सकते हैं अपना स्पीकर ऑन करके। जी, बोलिए। 4 लाइनों से आपसे जुड़ना चाहता हूँ। कहता स्वागत हूँ है। दर्द लिखता हूँ मैं दवा भी, दर्द लिखता हूँ मैं दवा भी, जख्म लिखता हूँ जो सहा भी। क्या बात, क्या दर्द बात। लिखता हूँ मैं, दर्द लिखता हूँ मैं दवा भी, जख्म लिखता हूँ जो सहा भी। दिल लिखता हूँ मैं दुआ भी, बस लिखता हूँ मैं जो ना कहा क्या कभी। बात, बहुत बहुत सुंदर, बहुत तो सुंदर। थैंक यू। जी। तो इसी बात से मैं अपनी कविता पे आता हूँ। उसका शीर्षक भी सौरभ है। तो शुरू करते हैं। सौरभ हूँ मैं सुगंध हूँ, सौरभ हूँ मैं सुगंध हूँ, तो क्यों ना खुशबू फैलाऊं मैं। सौरभ हूँ मैं सुगंध हूँ, तो क्यों ना खुशबू फैलाऊं मैं। जब हूँ मैं इतना अनोखा, तो क्यों ना हवा में फैल जाऊं मैं। मैं बहुत पनपता सुंदर। नाजुक कलियों, मैं पनपता नाजुक कलियों में, मैं उड़ता भंवरों की रंग रलियों में। मैं पनपता नाजुक कलियों में, मैं उड़ता भंवरों की रंग रलियों में। सूंघ मुझे जीव जंतु पुलकित हो जाते, सूंघ मुझे जीव जंतु पुलकित हो जाते, आनंदित भाव विभोर हो आते। मैं हूँ शान असल में इन कलियों की, मैं हूँ शान असल में इन कलियों की, हूँ मैं जान असल में इन रंग रलियों की। सूंघ मुझे बच्चे तोड़ फूल ले जाते, भगवान के चरणों में असल में मुझे चढ़ाते। मन मंदिर का रखता मैं ख्याल, मन मंदिर का रखता मैं ख्याल, इसलिए तो उड़ता हूँ हर पुष्प और डाल। ठहराव मेरी आदत नहीं, ठहर पाऊँ इतनी इजाजत नहीं। है मेरे कई रूप, कई किस्में, कई साज, है मेरे कई रूप, कई किस्में, कई साज, है आदत वही और अनोखे एहसास। है कुछ जीवों ने मुझे ऐसे बांध डाला, है कुछ जीवों ने मुझे ऐसे बांध डाला, लेकिन सुस्त हो थोड़ा मैं फिर उड़ जाता। कहते हैं, कहते हैं सेंट अगरबत्तियों में मैं पाया जाता, कहते हैं सेंट अगरबत्तियों में मैं पाया जाता, लेकिन हूँ भोला अस्तित्व पुष्प ही बताता। बनता हूँ कभी मैं प्यार, कभी रिश्तों की वो पहली बुनियाद, और छोड़ जाता हूँ सिर्फ एहसास और वो याद। मैं देखता हूँ ना जाति ना रंग, जब खुद ना मेरा कोई रंग और ढंग। मैं हर प्राणी को समझता समान, मैं ही स्वर्ग, मैं हूँ खुशी, हूँ अपने विधाता की पहचान। मेरा ना हो कोई दुख, न कर पाए कोई अपमान, मेरा ना हो कोई दुख, न कर पाए कोई अपमान। जब हूँ मैं इतना अनोखा और एक अनोखी पहचान। आजाद हूँ मैं वायु के साथ, रहता हूँ मैं चंदन के पास, आजाद हूँ मैं वायु के साथ, रहता हूँ मैं चंदन के पास। सोता हूँ मैं चमेली के साथ, उठता हूँ मैं, उड़ता हूँ मैं, चंचल हूँ मैं, चालाक हूँ। उठता हूँ मैं, उड़ता हूँ मैं, चंचल हूँ मैं, चालाक हूँ। हिरन की हर चंचलता का एक अकेला राज हूँ। कोई पकड़ न ले दिखता नहीं मैं, कोई जकड़ न ले छिपता नहीं मैं, कोई पकड़ न ले दिखता नहीं मैं, कोई जकड़ न ले छिपता नहीं मैं। सिर्फ उड़ता हूँ आकाश में और बसता हूँ एहसास में, मैं बसता हूँ एहसास में। वाह, वेरी क्या बात बहुत है। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। उड़ता हूँ मैं आकाश में। और मुझे तो ऐसे लग रहा था कि आप खुशबू की बात नहीं कर रहे हैं, सौरभ सौरभ की बात नहीं कर रहा है, किसी भंवरे की बात कर रहा है। क्यों, सारे गुण भंवरे वाले भी थे ना। तो बहुत बहुत सुंदर कविता लिखी, और आपने अपने नाम के अनुरूप जो है कविता लिख करके खुशबू फैला दी पूरी पूरी हमारी गोष्ठी में। बहुत अच्छा लगा। और अब मैं चाहूंगी कि हम रचना नारायण जी से उनकी कविता सुने। जी नमस्कार। सभी श्रोताओं का स्वागत है। जी। और मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करना चाहूंगी इंदु जी का, कि उन्होंने इतना अच्छा कदम उठाया है और हम लोगों को मौका दिया है हिंदी अवसर पर अपनी कविताएं प्रस्तुत करने का। हिंदी दिवस बचपन से ही मेरे लिए बहुत ही जरूरी रहा है, क्योंकि पापा गवर्नमेंट सर्वेंट थे और इसलिए हिंदी से काफी जुड़ाव रहा। और हम लोग काफी तैयारी करते थे हिंदी दिवस के अवसर पर, कभी कविताओं का, कभी लेखनी का, कभी ऐसे कंपटीशन में, तो बहुत जुड़ाव रहा है। तो इसलिए भी मुझे बहुत अच्छा लगा जब इंदु जी ने मुझे प्रस्ताव दिया। मैं सबसे पहली कविता जो आज सुनाना चाहती हूँ
वह आज के मसले पे है, आज के युवा वर्ग पे है। अभी सुशांत सिंह राजपूत जी ने जो आत्महत्या की, और इस कविता से ये पता चलता है कि जिंदगी कितनी कश्मकश से भरी हुई है। आसान तो कभी नहीं थी और कभी नहीं रहेगी। तो कविता ऐसे है, जिंदगी आसान कब थी भला, जिंदगी आसान कब थी भला, किसी को भी मुकम्मल जहां कहाँ मिला। बहुत सुंदर। किस पूर्णता की तलाश में भटक गए, दर्द हर किसी के पास है यहाँ बेपनाह। तुम किस पूर्णता की तलाश में भटक गए, दर्द हर किसी के पास है यहाँ बेपनाह। रुलाकर, हंसाकर, मजबूर बनाकर नए नए खेल दिखाती है जिंदगी। गिराकर, उठाकर और फिर गिराकर मखौल उड़ाती है जिंदगी। बहुत सुंदर। आशा, निराशा, धोखा, विश्वास सब तो मन की उपज है। आशा, निराशा, धोखा, विश्वास तो सब मन की उपज है। प्यार, तकरार, रूठना, मनाना तो सखा संबंध ही है। तुम इतने अकेले हो गए कि सबसे नाता ही तोड़ डाला। तुम इतने अकेले हो गए कि सबसे नाता ही तोड़ डाला। इतने मायूस हो गए कि कोशिश करना ही छोड़ डाला। जिंदगी का मतलब ही आशा है, निराशा तो सिर्फ मन का धोखा है। जिंदगी का मतलब ही आशा है, निराशा तो सिर्फ मन का धोखा है। काश तुमने कोई आस जगा जाता, तुम्हारे डूबते सूरज को सहारा दे जाता। तुम्हारी बेचैनी को कोई स्थिर कर पाता, तुम्हारे छुपे हुए आंसू कोई समझ पाता। मौत से पहले तुम्हें उम्मीद जगा जाता, काश तुम्हें कोई जिंदगी से मिला पाता। आज जो परिप्रेक्ष्य है वो बहुत ही अलग है। अभी हमको लग रहा है कि शायद उन्होंने आत्महत्या नहीं की, उनकी हत्या की गई है, लेकिन यह कविता उस समय लिखी गई थी जब न्यूज में ये था कि उन्होंने आत्महत्या की है। उस परिप्रेक्ष्य में मैंने एक संदेश देने की कोशिश की है युवा वर्ग को। बहुत बहुत सुंदर संदेश है कि कभी भी आप जिंदगी से हारना नहीं चाहिए। और मैं बोलती हूँ कि ये संदेश बहुत जरूरी है, हर युवा के लिए भी, हर व्यक्ति के लिए जरूरी है कि जिंदगी से हारना नहीं। रात और दिन तो आते हैं, है ना, हर रात के बाद दिन जरूर आता है, जरूर आता है। थोड़ा लंबा हो सकती है, लंबी हो सकती है रातें, लेकिन हार कभी नहीं मानना। तो बहुत सुंदर संदेश दिया रचना आपने। और अब मैं सुनना चाहूंगी गोरक्ष, आप सुनाएंगे कुछ? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, आपका स्वागत है। तो ये मैंने ऐसे लिखी है कि अंतिम स्थिति है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो शुरुआत करता हूँ। आज बस मैं हूँ और मेरे साथ कुछ भी नहीं। आज बस मैं हूँ और मेरे साथ कुछ भी नहीं। हाँ, बिताए जिंदगी में हसीन पल है, मगर मुझे याद कुछ भी नहीं। वाह, आज बस मैं हूँ और मेरे सुशांत से आगे बढ़ रहे हैं ये उसकी बात की बात कर रहे हैं। बहुत सुंदर जी। आज बस मैं हूँ और मेरे साथ कुछ भी नहीं। हाँ, बिताए जिंदगी में हसीन पल है, मगर मुझे याद कुछ भी नहीं। आंखों में सपने और हजरतें कही थी, आंखों में सपने और हजरतें कही थी, मगर लगा हाथ कुछ भी नहीं। आंखों में सपने और हजरतें कही थी, मगर लगा हाथ कुछ भी नहीं। समय ऐसा है जैसे आसमां में घने बादल है, समय ऐसा है जैसे आसमां में घने बादल है, मगर बरसात कुछ भी नहीं। क्या बात। आज बस मैं हूँ और मेरे साथ कुछ भी नहीं। आज बस मैं हूँ और मेरे साथ कुछ भी नहीं। जो भी दिया जिंदगी ने मैं बस समेटता गया, जो भी दिया जिंदगी ने मैं बस समेटता गया, मगर बचा क्या कुछ भी नहीं। मिला कई लोगों से कई यादें भी बनी अब, मिला कई लोगों से कई यादें भी बनी अब, तो बस तस्वीरें हैं मगर एक। बहुत सुंदर। मिला कई लोगों से कई यादें भी बनी, अब तो बस तस्वीरें हैं और कुछ भी नहीं। खुद को बेहद अमीर समझता था, खुद को बेहद अमीर समझता था, मगर सिखा दिया इस जिंदगी ने कि मैं लेकर ना कुछ आया था और आज मेरे साथ कुछ भी नहीं। आज मैं हूँ और मेरे साथ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर बात आपने लिखी है। और मुझे लगा जो रचना जी ने जब सुशांत सिंह के लिए जो लिखा था, आपने उसको आगे बढ़ाया कि कुछ है या कुछ नहीं भी है तो भी हम आगे तो बढ़ रहे हैं। बहुत सुंदर बात की आपने। और अब पढ़ने में गलतियां हुई। जी बोलिए बोलिए।
थोड़ी पढ़ने में गलती हुई, मतलब रुक गया था बिल्कुल भी तो। गलती नहीं हुई, बहुत अच्छा पढ़ा है आपने, बहुत सुंदर, और आपकी कविता भी बहुत सुंदर है। तो ये सब धन्यवाद। गलतियां नहीं होती, इन्हें गलतियां नहीं कहते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। और अब रक्षित, आपसे सुन लिया जाए। नमस्ते। नमस्ते तो आज मेरी जो कविता है वो दोस्ती पर है। जी। दिल से एक बात मानता हूँ कि अगर सच्चे दिल से की जाए तो दोस्ती और बंदगी में ज्यादा फर्क नहीं है। तो वाह, पहले 2 लाइन उस पे, फिर मैं अपनी कविता पढ़ूंगा। जरूर, स्वागत है। वो बंदगी ही क्या जिसमें खुदा को रिश्वत दी जाए, क्या वो बात है। बंदगी ही क्या जिसमें खुदा को रिश्वत दी जाए, और वो दोस्ती ही क्या जो किसी फायदे के लिए की जाए। वाह। वो बंदगी ही क्या जो इंसान को इंसान से दूर ले जाए, वो बंदगी ही क्या जो इंसान को इंसान से दूर ले जाए, और वो दोस्ती ही क्या जो दूर बैठे दोस्त के मन को भाप ना पाए। क्या बात है, वाह, बहुत वाह, सुंदर, वाह। बहुत सुंदर। तो अब मैं जो कविता सुनाने जा रहा हूँ वो मैं जब पढ़ने जा रहा था तो वहाँ के दोस्तों को मन में रख के लिखी है। जी। तो निकला था मैं महफूज आशियाने को छोड़, चला था मैं कुछ बनने उस रोज। पता नहीं था कि घर से दूर भी एक आशियां होगा, पता नहीं था हर मोड़ पे संभालने खड़ा एक दोस्त होगा। क्या बात है। नया था शहर, नए थे लोग, नया था मंजर, लेकिन था वही जोश। था दिखाना दुनिया को कि कुछ बन सकते हैं, था देखना खुद को क्या हम भी चल सकते हैं। ये देखना दिखाना तो रब का एक बहाना था, असल में मुझको कुछ यारों से मिलाना था। क्या बात है, बहुत सुंदर। वो भी थे पल जब लड़े थे एक दूसरे से, वो भी थे पल जब लड़े थे एक दूसरे से, वो भी थे पल जब लड़े थे एक दूसरे के लिए। वो भी थे पल जब हंसे थे एक दूसरे पे, और वो भी थे पल जब हंसे थे साथ जिंदगी पे। क्या बात है। याद नहीं किताबों से सीखा था जो, याद नहीं किताबों से सीखा था जो, याद है तो बस अपना कारवां था जो। एक हुए थे रास्ते फिर बिछड़ने के लिए, बिछड़े हम फिर पास आने के लिए। क्या बात है। याद नहीं आते हो रोज, याद नहीं आते हो रोज, लेकिन जब भी आते हो एक मुस्कुराहट साथ ले आते हो दोस्त, एक मुस्कुराहट साथ ले आते हो दोस्त। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत सही भी लिखा है। थैंक यू। भले ही दोस्त रोज अब साथ नहीं रहते हों, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, लेकिन वो हमें याद आते हैं और सच में साथ में एक मुस्कुराहट ले आते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि दोस्त यानी कुछ भी नहीं, और दोस्त यानी सब कुछ। तो कोई बंधन नहीं है दोस्ती में। सबसे ज्यादा खूबसूरत इसीलिए दोस्ती का बंधन होता है कि उसमें बंधन नहीं है, फिर भी हम बंधे होते हैं एक यादों में, एक प्यार के बंधन में, एक अपनापन में, और वो दोस्ती होती है। बहुत सुंदर रचित। और अब बारी आती है हमारी आज की श्रद्धा पोफले जी की, जो कि बड़ी क्रांतिकारी कविताएं भी लिखती हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो श्रद्धा, आज आप क्या सुना रही हैं? थोड़ा जोर से बोलिए श्रद्धा, आपकी आवाज कम हो गई। हाँ, आ रही है, लेकिन थोड़ा जोर से बोलिए जी। नमस्ते आपको। आशा करती हूँ कि आवाज अच्छे से आ पा रही है। अच्छे से तो नहीं आ रही है, थोड़ी टूट टूट के आ रही है, लेकिन हाँ आ रही है। ठीक है, बोलिए। पहले तो हिंदी दिवस की आप सबको शुभकामनाएं, और ये अवसर देने के लिए। हाँ, आपको फैन अगर डिस्टर्ब कर रहा है तो आप फैन को बंद कर दीजिए। जी, मैंने बंद कर दिया है फैन मैम। अच्छा, अभी नहीं आ पा रही है आवाज? हाँ, थोड़ी सी आवाज में वाइब्रेशन है। चलिए सुनाइए, कोई बात नहीं, थोड़ी जोर से सुनाइए जी, शुरू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस अवसर के लिए, और हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको जी। तो आज की जो कविता है वो कुछ अलग परिवेश में है।
हम सब लोग शहरों में रह रहे हैं, बहुत सारी तकलीफों से जूझ रहे हैं, किंतु कहीं ना कहीं हम सब में, क्योंकि भारतीयता कहीं ना कहीं अभी भी गाँवों में बसती है, तो वहां पे हमारे मन खोए हुए हैं। तो आप सबको गाँव पर ले चलती हूँ। ये बंद किवाड़ इन बंद झरोखों को खोलते हैं, ये बंद किवाड़ इन बंद झरोखों को खोलते हैं। उस खुले आसमां में चलो फिर गाँव की ओर चलते हैं, उस खुले आसमां में चलो फिर गाँव की ओर चलते हैं। गाँव की ओर चलते आप एक मिनट श्रद्धा, आपकी आवाज थोड़ी सी टूट रही है, या तो आप गौरक्ष जहाँ है वहां चले जाएं, या थोड़ा सा कुछ चेक करें। जी मैम, एक मिनट आप चेक करें, तब तक मैं मेरे मन में एक प्रश्न आया है जो कि मैं सौरभ से पूछना चाहूंगी कि सौरभ, आप बताएं कि हिंदी डे है, हिंदी दिवस हम मनाते हैं भारत में, और अलग अलग सभी शहरों में मैं देखती हूँ कि, या सभी देशों की बात करूं कि सभी देशों में उनका अपना, उनकी भाषा का एक दिवस होता है और वो मनाया जाता है। तो आप मुझे ये बताएं कि हिंदी दिवस हम क्यों मनाते हैं, या हिंदी दिवस जो हम मनाते हैं उसके पीछे क्या कारण आपको लगता है, या आपको हिंदी दिवस के नाम से क्या लगता है, कुछ आपके मन में क्या उत्साह आता है, या आप क्या सोच पाते हैं उसके बारे में? मेरे लिए हिंदी दिवस का मतलब है हिंदी के बारे में पढ़ना, हिंदी से जुड़ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में हिंदी के लिए उत्साह बढ़ाना। इसलिए मैं कविताएं भी लिखता हूँ, मैं बाल कविताएं भी लिखता हूँ, जिससे लोग जुड़ें और सीखें। जो नहीं, जिसको आती भी नहीं है, वो छोटे मोटे शब्द इधर उधर से पकड़ के वो भी समझने की कोशिश करता है कविताओं से। इसलिए मैं अपने शब्द को जितने सिंपल हो सकते हैं उतने रखता हूँ। और हिंदी दिवस ज़्यादातर पूरे भारत में ही मनाया जाता है अब। और मैं मानता हूँ, जैसे कि मैं हिंदी भाषी हूँ, तो मेरा दायित्व बनता है कि पहले मैं अपनी भाषा को बचा के रखूं और अपनी भाषा को प्रमोट करूं, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं जुड़ूं उन लोगों से जो हिंदी भाषी हैं, क्योंकि जितना हम जुड़ते हैं, जितना हम बोलते हैं, सीखते हैं, सुनते हैं, सुनने से ज़्यादा हिंदी आती है, जितना हम सुनते हैं उतनी ज़्यादा हिंदी हमें सीखने को मिलती है, और अच्छा प्रभाव भी पड़ता है हिंदी सुनने से। तो मेरा ये। हाँ, लेकिन आप कर्नाटका में रहते हैं रक्षित, आपसे पूछती हूँ कि आप कर्नाटका में रहते हैं और यहाँ की जो भाषा है ना कन्नड़, वो भी बहुत मधुर भाषा है, तो आपको कन्नड़ आती है? मेरे को कन्नड़ आती है, स्कूल में पढ़ी भी है, और बहुत सुंदर। अगर सच बोलूं तो हिंदी से ज्यादा कन्नड़ा आती है। अरे वाह, तो ये बहुत सुंदर बात है कि हिंदी से ज्यादा आपको कन्नड़ आती है। एक्चुअली हम जिस प्रदेश में रहते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि वहाँ की क्षेत्रीय भाषा जो है वो हमें जरूर आनी चाहिए जहां हम रहते हैं। मातृभाषा के बाद हमें क्षेत्रीय भाषा आनी चाहिए और फिर बात राष्ट्र की होती है। हाँ, तो श्रद्धा, आपका फिर से स्वागत है। और तो श्रद्धा भी हमारे साथ हैं। और रचना, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप हिंदी को लेकर क्या सोचती हैं? जैसे आपने कहा कि आपके घर का माहौल हिंदी वाला था, आपके पिताजी गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो हिंदी डे के दिन आप लोग बहुत सारी तैयारियां करते थे। तो हम हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं? 14 सितंबर 1949 को, अगर आपको पता हो तो, संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा, राजभाषा के रूप में इसको घोषित किया गया। बिल्कुल। तो उस दिवस को मनाने के लिए हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। बिल्कुल। और क्योंकि हमारे देश में अगणित भाषाएं हैं और अगणित बोलियां हैं जी, तो इसीलिए हिंदी एक ऐसी भाषा है जो पूरे देश को संगठित करती है, एक करती है। अगर मैं अपनी बात ही लूं तो हम लोग बहुत सारे प्रदेशों में रहे हुए हैं। बिल्कुल। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटका और अभी गुजरात। तो इतने सारे प्रदेशों में रहने पर भी हिंदी एक ऐसी भाषा है जहाँ पे आप हिंदी से काम चला सकते हैं। हिंदी और अंग्रेजी, मुझे और कोई भाषा नहीं आती, लेकिन हिंदी और अंग्रेजी से आप कहीं पर भी इंडिया में, हमारे देश में, भारत में काम चलाया जा सकता है। तो हिंदी पूरे देश को एकजुट करती है, वो ऐसी भाषा बन चुकी है आज के दिन में।
आज से 20-25 साल पहले ऐसा होता था कि कुछ लोगों को हिंदी नहीं आती थी, लेकिन आज का जो जनरेशन है, हाँ, आज की जो पीढ़ी है, सबको प्रायः सबको हिंदी आती है और अंग्रेजी आती है। ये दो भाषाएं जो हैं, और खास करके हिंदी, क्योंकि ये हमारी हमारी अपनी भाषा है। अंग्रेजी विदेशी भाषा है, वो कामकाज की भाषा है, बट हमारे बोलने की भाषा, हमारे एक्सप्रेशन की भाषा, हमारे सोच की भाषा एक होनी चाहिए, ताकि हम सब एक दूसरे से संपर्क रख सके, एक दूसरे को अपनी बातें बता सके। बहुत सुंदर बात कही आपने कि हम सबको संपर्क की एक भाषा जो है ना, वो हमारी अपनी भाषा है। तो अंग्रेजी विदेशी है, लेकिन वो कामकाज की भाषा है। तो वो अगर आपको आती है विदेशी भाषा तो सोने पर सुहागा है, लेकिन आपको अपने देश में, जिससे कि आप पूरे देश में भ्रमण कर सके किसी एक भाषा को लेकर के, अगर देश की बात करें तो वो एक हिंदी है। हालांकि हमारे देश में और बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, और जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, मैं ऐसा मानती हूँ कि उस क्षेत्र की भाषा अगर हमें आती है तो वहां के लोगों से जुड़ना भी बड़ा आसान हो जाता है। तो श्रद्धा, आप बताइए कि आप हिंदी को लेकर के क्या सोचती हैं, या क्या आपको लगता है कि देश की एक राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, और वो कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि आप तो महाराष्ट्र से हैं। जी हाँ, मैं महाराष्ट्र से हूँ और कहीं ना कहीं मराठी से भी बहुत अच्छी तरीके से जुड़ी हुई हूँ। किंतु एक चीज जो अभी रचना मैम ने बोली कि अगर आपको हिंदी आती है तो आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर जगह लगभग अपना काम चला सकते हैं, क्योंकि एक तो भाषा होनी चाहिए जिसके बदौलत आप पूरा भारत भ्रमण कर सके। और वो भाषा हिंदी ही होनी चाहिए, मैं जरूर कहूंगी। लेकिन आप देखिए कि एक सवाल है मुझे आपसे कि हम अगर यहाँ महाराष्ट्र को मैं छोड़ भी दूं, तो अगर मैं साउथ में देखूं, दक्षिण भारत में, तो हमारी 4 भाषाएं हैं, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयाली। तो यहाँ के लोगों के, और स्पेशली जब हम यहाँ के गांव में अंदर में जाते हैं, तो यहाँ के लोगों की तो ये भाषा है, और उन्हें कितनी हिंदी आती है, या वो किस तरह से फिर वो कहें कि हम हिंदी कैसे जाने, या कैसे हम कम्युनिकेट करें। जी, मैं इस पर, ये मेरा भी एक मतलब मत था, मेरे भी विचार ऐसे ही थे कि कहीं ना कहीं दक्षिण की तरफ भाषा मतलब हिंदी को स्वीकृति नहीं है। किंतु अभी कुछ दिन पहले एक इंसान से बात हुई जो पिछले 15 वर्षों से वहां रह रहे हैं, मेरे ख्याल से कर्नाटका में ही कहीं रह रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि स्वीकृति नहीं है, ऐसी तकलीफ नहीं है, कहीं ना कहीं टूटी फूटी सही, पर हिंदी सबको थोड़ी बहुत आती है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में हिंदी नहीं आ रही, ऐसी आपके सामने परिस्थिति उत्पन्न होती है, नहीं तो थोड़ी बहुत टूटी फूटी हिंदी जरूर आती है। बहुत अच्छा। तो श्रद्धा, अब आगे बढ़ के आपकी कविताएं हमें सुननी है, तो आप अब हमें कविता सुनाइए, आप क्या सुनाना चाहती हैं? जी बिल्कुल, और एक दरखास्त थी, अगर आप चाहे तो मैं दोनों राउंड एक में कंक्लूड कर सकती हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर लीजिए, कोई बात नहीं। जी, तो पहली कविता मैं आपको अभी परिचय जिसका देकर गई थी कि गाँव की ओर चलने की एक दरख्वास्त आप सबसे कर रही हूँ, आप सबसे बोल रही हूँ कि गाँव की ओर चलते हैं। कि ये बंद किवाड़ इन बंद झरोखों को खोलते हैं, ये बंद किवाड़ इन बंद झरोखों को खोलते हैं, उस खुले आसमां के नीचे चलो फिर गांव की ओर चलते हैं, उस खुले आसमां के नीचे चलो फिर गांव की ओर चलते हैं। इन संगमरमर की दीवारों को तोड़कर, इन इमारतों के जंगलों को लांघकर मिट्टी से लीपे घरोंतों में बढ़ते हैं, चलो फिर गांव की ओर चलते हैं। बत्ती न हो चाहे जुगनुओं की जगमगाहट हो, कुछ तकनीक कम हो लेकिन पंछियों की आहट हो, खाना वहीं खाए जहां आज भी चूल्हे जलते हैं, खाना भी वहीं खाए जहां आज भी चूल्हे जलते हैं, चलो फिर गांव की ओर चलते हैं, जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू है। किसी ने बहुत सही कहा है कि असल भारत आज भी गाँव में बसता है, कि जहां मिट्टी की सौंधी खुशबू हो, आसमां का आगोश भी बेकाबू हो, चले उस धरा पर जहां अंबर के भी सपने पलते हैं, चलो फिर गाँव की ओर चलते हैं, जहां दादी की कहानी है और बचपन बहता पानी है, 55 की रवानी को लेकर, जो लोग रिटायरमेंट की सोच रहे हैं उनके लिए है कि 55 की रवानी को लेकर हम भी वहीं पर ढलते हैं, चलो फिर गाँव की ओर चलते हैं। ये बंद किवाड़ इन बंद झरोखों को खोलते हैं,
उस खुले आसमां के नीचे। चलो फिर गाँव की ओर चलते क्या हैं। बात है, बहुत बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत। आज बहुत आवश्यकता है उन गाँव की। और मुझे मेरी कविता याद आ गई जो मैंने लिखा था बचपन से 55 तक की, और साथ में ये कि बचपन बुलाता है मुझे, मेरे गांव मुझे बुलाते हैं। एक बड़ी लंबी सी कविता मैंने लिखी थी कि मेरे गांव अब भी बुलाते हैं मुझको। और उसमें मैंने लिखा था कि किस तरह से हम 3 टांगों वाले गेम खेलते थे, है ना, और आम पेड़ों से आम तोड़ते थे, इमली के ऊपर पत्थर मारते थे कि गिर जाए तो हमें मिल जाए। तो वो सारा जो आनंद है जो गाँव में है ना, वो आनंद वास्तव में शहर में तो बिल्कुल भी नहीं है। और हम गांव में बहुत खेले हैं, गांव की मिट्टी से। तो उसकी जो सौंधापन है, जो आपने कहा जहाँ चूल्हे अभी भी जलते हैं। अब तो अगर खाना घर में बनता है तो वो गैस पर बनता है, तो वो चूल्हे की जो सौंधी सौंधी सी जो खुशबू है ना उन रोटियों में और उन सब्जियों में, वो अब नहीं मिलती। बहुत सुंदर कविता आपकी थी। और आप कुछ आगे और दूसरी कविता सुनाने जा रही थी। जी हाँ। जी आज के परिवेश में जो राजनीति का गिरता स्तर है, वो जी कहीं ना कहीं एक कवि हृदय को परेशान करके ही रखेगा। क्योंकि बिल्कुल। हमने वहां राजनीति देखी है जब अटल जी बोलते थे कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन देश रहना चाहिए, देश चलना चाहिए। आज बिल्कुल ऐसी परिस्थिति आन पड़ी है कि सत्ता के लिए, गद्दी के लिए और उसे बरकरार रखने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। तो बिल्कुल। जैसे इंदु जी ने अभी बताया कि थोड़ा विद्रोह मुझ में है, तो उसका परिचय देते हुए ये कविता आपके समक्ष रखती हूँ, आप तक पहुंचे। जी खोखली है बुनियादें जिनकी, खोखली है बुनियादें जिनकी, जिनके लक्षण खोटे हैं, राजपाट का जिम्मा लेकर कुछ ऐसे कारस्थानी ऐठे हैं। खोखली है बुनियादें जिनकी, जिनके लक्षण खोटे हैं, राजपाट का जिम्मा लेकर कुछ ऐसे कारस्थानी ऐठे हैं। मर्म पूछती है जनता भी चुनाव के परिणामों का। कई राज्य ऐसे हैं जहां बहुमत किसी और को मिला है, जोड़ तोड़ के किसी और की सरकार बन चुकी है। बिल्कुल। तो मर्म पूछती है जनता भी चुनाव के परिणामों का। इन्हें तो हमने चुना नहीं, ये सब सत्ता में कैसे बैठे हैं। और जनादेश के जन जन की, जनादेश के जन जन की, किसी को यहाँ खबर नहीं, अपने घर सबने भर लिए, बस विकास भैया ही रूठे हैं। और सुनो ये नई कहानी, और सुनो ये नई कहानी राजनीति के इतिहास की। जो कोई सच बोल दे ज्यादा, उनके मकान भी टूटे हैं। जो कोई सच बोल दे ज्यादा, उनके मकान भी टूटे हैं। आपने तो कंगना रनावत को भी जोड़ दिया इसमें। चलिए। राजनीति के गिरते स्तर का, राजनीति के गिरते स्तर का रहा न अब हिसाब कहीं। एक नारी का अपमान किए और मानहानि के लिए ये रूठे हैं। एक नारी का अपमान किए और मानहानि के लिए ये रूठे हैं। खोखली है बुनियादें जिनकी, जिनके लक्षण खोटे हैं, राजपाट का जिम्मा लेकर कुछ ऐसे कारस्थानी ऐठे हैं, कुछ ऐसे कारस्थानी ऐठे हैं। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बड़ी सच्ची सी तस्वीर आपने राजनीति के सामने रख दी है। बहुत सुंदर है, बहुत ही अच्छा लगा। और अब रक्षित, आप कुछ सुनाएंगे? रक्षित, आपको आवाज आ रही है मेरी? अभी जैसे हाँ आ रही है आपको? हाँ ठीक है, सुनाइए। हाँ ये रास्ता रक्षित। है तेरा, हाँ जो ये रास्ता है तेरा जो आसमान को छूता। इस रास्ते पे है एक आग का दरिया बहता। जी। इस दरिया को देख तू रास्ता ना बदलना। किसने बोला तुझे आसमां तक आसान है पहुंचना। बहुत सुंदर। हौसला है तेरा सूरज के कवच जैसा। धैर्य है तेरा गंगा जी के जल जैसा। इनका मूल्य पहचान ए कमले। रास्ता ना बदल बस चला चल रे कमले। चलते चलते एक दिन तू आसमां भी पाएगा। ये खुशी का पल ही तुझे अब याद आएगा। रुक जाना नहीं तू इस एक पल के प्यार में। रुक जाना नहीं तू इस एक पल के प्यार में। सामने देख एक आसमां और भी है, एक आग का दरिया और भी है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर कि सामने देख एक आसमां और है, आग का दरिया और भी है। तो जिंदगी से डराना भी है और रुकना भी नहीं है, आगे बढ़ते जाना है।
आपकी कविता ये संदेश देती है रक्षित कि हमेशा हम आगे बढ़ते जाएं, हम डरे नहीं संघर्षों से। तो बहुत सुंदर बात आपने कही है। और अब मैं चाहूंगी कि गोरक्ष, आप आगे हाँ जी। कौन सी शायरी या कविता सुनाने जा रहे हैं? हाँ, तो ये इस पर है कि मेरा दिल, जो मेरे भाव है, मेरी भावनाएं है, जी। कुछ भी मुझे गलत होता दिख जाए या छोटी सी भी चीज, वो भी उसका भी फर्क पड़ता है। जी। तो उसी पर है कि जिंदगी गीली है या ये कमजोर है शायद, जिंदगी गीली है या ये कमजोर है शायद, मेरा दिल है खामखा फिसल जाता है। क्या बात है। जिंदगी गीली है या ये कमजोर है शायद, मेरा दिल है कि खामखा फिसल जाता है। मैं ही रात भर उसकी चिंता करता हूँ, मैं ही रात भर उसकी चिंता करता हूँ, प्यासे को पानी देता हूँ और वो निकल जाता है। क्या बात है। वो प्यासे का ख्याल मुझे रात भर आते रहता है, पर वो पानी पी के निकल जाता है। तो ये मैं ही रात भर उसकी चिंता करता हूँ, प्यासे को पानी देता हूँ, वो निकल जाता है। मैं ही उसकी सोच में गिरता हूँ बार बार, मैं ही उसकी सोच में बार बार गिरता हूँ। राह चलता लड़खड़ाता है और संभल जाता है। मैं ही उसकी सोच में गिरता हूँ बार बार, राह चलता लड़खड़ाता है और संभल जाता है। कड़कते धूप में खड़े उसकी याद में सूखता जाता हूँ, कड़कते धूप में खड़े उसकी याद में सूखता जाता हूँ। मगर ये गुलाब एक मुरझाता है तो दूसरा खिल जाता है। क्या बात है, बहुत सुंदर। उसे देखने के बाद मैं ही यतीम हो जाता हूँ जैसे, उसे देखने के बाद मैं ही यतीम हो जाता हूँ जैसे। ये बछड़ा गाय से बिछड़ता है और फिर मिल जाता है। उसे देखने के बाद मैं ही यतीम हो जाता हूँ जैसे। ये बछड़ा गाय से बिछड़ता है और फिर मिल जाता है। फिर उसको समझाता हूँ कि अब डटा रहेगा, फिर उसको समझाता हूँ कि अब डटा रहेगा। इसी सहारे दिल जैसे तैसे खड़ा होता है। फिर उसको समझाता हूँ कि अब तू डटा रहेगा, इसी सहारे दिल जैसे तैसे खड़ा होता है और फिर फिसल जाता है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दिल फिर भी फिसल जाता है, कमजोर है या जमीन गीली है। बहुत सुंदर बात आपने कही, बड़ी सुंदर सी उपमा थी। और अब मैं आना चाहूंगी रचना जी के पास। तो रचना जी, अब आप कौन सी बात हमें बताना चाहती हैं अपनी कविता के माध्यम से? ये कविता जो है ये मैंने अपनी बेटी के लिए लिखी है। कि एक माँ होने के नाते आप अपनी बेटी को क्या क्या सिखाना चाहते हो, उसको क्या संदेश देना चाहते हो जिंदगी के बारे में। तो मैं उसको सिखाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगी गलत बर्दाश्त करना, मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगी गलत बर्दाश्त करना, पर तुम सामंजस्य स्थापित करना जरूर सीखना। मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगी गलत बर्दाश्त करना, पर तुम सामंजस्य स्थापित करना जरूर सीखना। जिंदगी हर किसी के लिए जंग है, इसलिए संवेदना रखना दूसरों के दर्द के लिए। क्या बात है, बहुत सुंदर। अन्याय सुनकर मत रहना मौन, अन्याय सुनकर मत रहना मौन, ठान लेना न्याय के लिए जंग, दूंगी मैं साथ तुम्हारा। क्या बात। अपने आत्मसम्मान पर प्रहार होते देख तुम ले सकती हो चंडी का रूप। क्या? अपने आत्मसम्मान पर प्रहार होते देख तुम ले सकती हो चंडी का रूप, क्योंकि तब लोग जानेंगे तुम्हारा अपमान करना आसान नहीं। क्या बात है, बहुत। देना सम्मान सबको, देना सम्मान सबको, मत नीचा दिखाना किसी को, क्योंकि अपमान का दर्द कोई नहीं भूलता। बहुत सुंदर। अपमान के कारण ही कितनी सारी युद्ध हुए, द्रौपदी का अपमान हो या सीता का हरण हो, इसके कारण ही युद्ध हुए। तो इसलिए देना सम्मान सबको, मत नीचा दिखाना किसी को, क्योंकि अपमान का दर्द कोई नहीं भूलता। मत सीखना मजबूर होकर सिसकियों में दिन काटना। क्या बात। मत सीखना मजबूर होकर सिसकियों में दिन काटना, पर ऐसा जरूर बनना जो तुम दूसरों का दर्द हर सको, उनके आंसू पोंछ सको, उनकी खुशियों का कारण बन सको, दुआएं मिलेंगी बेशुमार। मैं कभी नहीं सिखाऊंगी कि तुम मर्दों की दुनिया में अबला औरत हो। जब हम काम करते हैं तो बहुत बार ऐसा समय आता है जब आपको बोला जाता है कि तुम और लड़की ऐसा हो, कभी कभी हो जाता है कि आप अबला औरत हो। तो मैं उसको बताना चाहती हूँ कि मैं कभी नहीं सिखाऊंगी कि तुम मर्दों की दुनिया में अबला औरत हो, क्योंकि निर्बल औरत
कभी सबल मर्द को जन्म नहीं दे सकती। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत। निर्बल औरत कभी सबल मर्द को जन्म नहीं दे सकती। तुम जीवन दायिनी हो, तुम सृष्टि करता हो, तुम सौंदर्य, तुम ऊर्जा हो, तुम सशक्त, तुम अपने आप में सबला हो। रखो विश्वास, तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी पहचान है। मैं तुम्हें सिखाऊंगी गलतियों से नहीं डरना। मैं तुम्हें सिखाऊंगी गलतियों से नहीं डरना, क्योंकि गलतियां सीख का द्वार हैं। करना प्रयास अगणित पार, सफलता झक मारकर कदम चुनेगी। तुम अपनी प्रतिभा को बनाना अपनी पहचान। तुम अपनी प्रतिभा को बनाना अपनी पहचान, अपने सिद्धांतों से मत करना समझौता। तुम रखना अपने मनोबल को सर्वदा ऊंचा। तुम रखना अपने मनोबल को सर्वदा ऊंचा, मरने मत देना उसे मौत से पहले। दूसरों की नजरों में तुम क्या हो, क्या फर्क पड़ता है? दूसरों की नजरों में तुम क्या हो, क्या फर्क पड़ता है? पर अपनी नजरों में मत कभी गिरना, उठ ना पाओगी कभी। कोशिश करना, कोशिश करना, यदि तुम किसी को उठा सको, किसी का सहारा बन सको, कोशिश जरूर करना एक अच्छा इंसान बनने की। और तब तुम्हें कभी जरूरत नहीं होगी किसी को कुछ और साबित करने की, और तब तुम्हें कभी जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को कुछ और साबित करने की। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर संदेश है। और मैं कहती हूँ ये संदेश ना आज हर माँ को अपनी बेटी को देना चाहिए। आपकी इस पूरी कविता से ना मुझे मेरी 3 कविताएं याद आ गई। तो 2 कविताओं की 2 पंक्तियां सुनाती हूँ कि जो पीकर जहर मुस्कुराते रहे, जो पीकर जहर मुस्कुराते रहे, उनको कैसे तुम अबला बुलाते रहे। क्या बात। तो ये मेरी बड़ी लंबी सी कविता है और बहुत सुंदर कविता है। फिर कभी आप लोगों को जरूर सुनाऊंगी। और दूसरी कविता जो आपने प्रमाण पत्र कहा ना, तो उस पर मैंने लिखा था एक कि मुझे क्यों चाहिए प्रमाण पत्र, अपने ही लिए, तुमसे, दूसरों से, क्योंकि मैं जानती हूँ मेरा मैं जानती हूँ अब मैं कितनी गलत हूँ और कितनी सही। सही है। फिर मुझे क्यों चाहिए किसी और से प्रमाण पत्र। ये कविता भी थोड़ी सी लंबी है और मैंने कहा ना कि आज मेरी कविताओं की नहीं, आप लोगों की कविता सुननी है। और अंत में समय रहा तो मैं जरूर उसका एक पैरा जरूर सुनाऊंगी, जो पीकर जहर मुस्कुराते रहे। और अभी मैं आती हूँ सौरभ सैनी जी के पास। सौरभ, आपने अपनी खुशबू तो बहुत लुटा दी, अब आप और क्या लुटाना चाहते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से? मैं इस गंभीर से माहौल को थोड़ा सा खुशनुमा करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ हाँ, वो तो नाम ही आपका सौरभ है। बिल्कुल। तो मेरी जो मैंने गीत लिखा है और ये मैंने कॉलेज टाइम में लिखा था कि कभी मेरी शादी होगी, मेरी वाइफ आएगी तो उसको सुनाऊंगा। तो देखते हैं कि नहीं, वाइफ तो आ गई आपकी, सुनाया कि नहीं पहले ये बता दीजिए। नहीं बिल्कुल सुनाए। अच्छा, तब ठीक है, सुनाइए। का शीर्षक है जाने मन जी। जाने मन जाने जा जाने सारा जहां, जाने मन जाने जा जाने सारा जहां, तेरे दिल की अगन मेरे दिल की दुआ, मेरे दिल की अगन तेरे दिल की दुआ। दिल तो लगाएगी तू अपना बनाएगी, तू दिल तो लगाएगी तू ओ मेरी जाना, दिल तो लगाएगी तू अपना बनाएगी, तू दिल तो लगाएगी तू ओ मेरी जाना। मुझसे दिल जो लगाना फिर दूर तू न जाना, मेरे दिल की है चाहत तुझे अपना बनाना। जाने मन जाने जा जाने सारा जहां, जाने मन जाने जा जाने सारा जहां, तेरे दिल की अगन मेरे दिल की दुआ, मेरे दिल की अगन तेरे दिल की दुआ। तेरे लिए हूँ मैं तो आया जाना, तेरे लिए है दिल लगाया जाना, मेरी खुशी तुझे है पाना जाना, तेरी हंसी
का मैं दीवाना हूँ, दीवाना तेरी हर एक नजर का, तेरी हर चाहतों का, तेरी हर उस अदा का जिस पे हूँ मैं दीवाना। जाने मन जाने जाने सारा जहां, जाने मन जाने जाने सारा जहां, तेरे दिल की अगन मेरे दिल की दुआ, मेरे दिल की अगन तेरे दिल की दुआ। तू मिले तो मिले ये सांसें मेरे दिल को, जाना तू हंसे तो हंसे दिल की ये राहें, जाना तू चले तो चले ये धड़कने दिल की मेरी। तू कहे जो जा ये दे दो और मैं बोलूं जो, तू ना मिली तो जो मेरी ना हुई तो खोलू राज सारे जो दिन थे गुजारे। जाने मन जाने जाने सारा जहां, जाने मन जाने जाने सारा जहां, तेरे दिल की अगन मेरे दिल की दुआ, मेरे दिल की अगन तेरे दिल की दुआ। वाह, बहुत सुंदर। वाकई में माहौल आपने खुशनुमा कर दिया और मैं सोचने पर उतारू हूँ कि मैं इतनी गंभीर सी कविता सुनाऊं कि नहीं सुनाऊं। तो बहुत आनंद आया। एक तो आप लोगों की बातों से बहुत आनंद आया, आप लोगों ने जो भी समझा। तो मुझे चलिए मैं एक पंक्ति उस कविता की एक पैरा सुनाने के बाद एक सवाल आपसे करूंगी अंत में। जहर जो पीकर जहर मुस्कुराते रहे, उनको कैसे तुम अबला बुलाते रहे। उसके आंचल में शिव सा तपस्वी पला, उसकी बाहों में बंसुरी बजैया फला, जिसके आंगन में लव कुश्ते खिले, जिसके कदमों तले सारा जीवन मिले। धूप सहकर जो छैया बनाते रहे, उनको कैसे तुम अबला बुलाते रहे। क्या बात। और खुद की परवाह नहीं सुख भुलाते रहे, खुद की परवाह नहीं सुख भुलाते रहे। हर पल मातृत्व का सौभाग्य वो मनाते रहे। पल भर सोए नहीं खुद पर सुलाते रहे, पल भर सोए नहीं खुद पर सुलाते रहे। लोरी गागा के तुमको बहलाते रहे, तन से अमृत की धारा पिलाते रहे। उनको कैसे तुम अबला बुलाते रहे। लंबी सी कविता है। तो आपकी वो बातों से मुझे इस कविता को सुनाने का मेरा मन कर गया कि मैं इस कविता को आपको सुनाऊं। तो बहुत सुंदर सी बातें हैं। आप लोग अभी कविता लिख रहे हैं, आप इंजीनियरिंग और कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियरिंग और कोई सीए की पढ़ाई करने के बाद भी अगर आप अपनी अभिव्यक्ति कर पा रहे हैं और वो भी हिंदी भाषा में कर रहे हैं, तो मेरा एक अंतिम सवाल आप सबसे है कि आपको क्या लगता है, जो कि हमारा जो देश है वो इतनी सारी विविधताओं का देश है, इतने सारे भाषा के लोग, इतनी अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं, तो उसके बाद क्या एक राष्ट्रभाषा बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए राष्ट्रभाषा। आप सबसे जवाब चाहिए जी। जैसा कि मैंने बताया कि सारे देश को जोड़ने के लिए एक भाषा तो चाहिए, जहाँ पे सारे लोग एक दूसरे के साथ बात कर सकें, अपनी अभिव्यक्ति कर सकें। तो एक भाषा तो ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि इतनी विविधताएं हैं हमारी सारी भाषाओं में जी। अगर आप उत्तर में जाएंगे तो उनकी भाषा कश्मीरी, डोगरी बहुत ही अलग है, और साउथ में जाएंगे तो मतलब कोई तालमेल ही नहीं है उन भाषाओं। तो इसलिए वो हर कोई अब एक दूसरे से जुड़ सके और ऐसा लगे कि हम एक ही देश में रहते हैं। तो वो भावना जब भाषा एक होती है तभी आता है। भाषाएं अलग अलग हो जाती है तो भावनाएं जब भाषा जब एक होती है तो वो भावनाएं निकल कर आती हैं। बहुत सुंदर बात। आप कुछ कहना चाह रहे थे रक्षित? मेरे हिसाब से राष्ट्रीय भाषा नहीं होनी चाहिए एक, क्योंकि अनेकता में एकता जिसको अपन मानते आए हैं इतने सालों से और इतने वर्षों से, तो भाषा अपने आप में इतनी महान होती है, कोई भी भाषा हो। तो एक भाषा राष्ट्रभाषा करके नहीं होनी चाहिए, हाँ, लेकिन संवाद के लिए एक भाषा होती है जो लोग बोलते हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा एक नहीं होनी चाहिए। अपने नहीं, आपने बहुत सुंदर कहा, लेकिन आपने अपनी ही बातों को काटा है कि संवाद के लिए एक भाषा होनी चाहिए। तो राष्ट्रभाषा का वाकई में अर्थ यही होता है कि संवाद की एक भाषा जिससे कि पूरा देश संवाद कर सके।
लेकिन लेकिन जरूरी नहीं है कि अपना देश इतना बड़ा है कि जरूरी नहीं है कि एक ही भाषा हो। वो नहीं, आज एक ही जो भाषा नहीं, दक्षिण में राष्ट्रभाषा रहता के है, तौर पर एक भाषा हो, बाकी तो सारी भाषाएं है ही। लेकिन कोई एक ऐसी भाषा हो जो कि पूरा देश जिसको जान सके, जिसमें अपनी बातें कर सके। ऐसी, जैसे हम अमेरिका में जाते हैं तो वहां की अंग्रेजी है, चाइना में जाते हैं तो चाइनीज है, जापान में जाते हैं तो जापानी है, फ्रांस में जाते हैं तो फ्रांसीसी है। तो भाषा भी कहीं ना कहीं, जैसे लोग मानते थे पहले भी कि एक भाषा होने से एक आपकी पहचान, जैसे तिरंगा झंडा भाषा और राष्ट्रगीत बोलते हैं, अपने देश की एक पहचान बनती है। तो आपको क्यों ऐसा लगता है? अब अगर उसको दूसरे नजरिए से देखें कि अगर पहचान ही बनानी है तो एक भाषा क्यों बनाए? पहचान अपन बना सकते हैं कि ये एक ऐसा देश है जहाँ पे इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है। एक आपको उदाहरण देना चाहूंगा, अमेरिका में मेरे एक दोस्त हैं, वहाँ पे अगर किसी को एक से ज्यादा भाषा आती है तो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन अगर हम हिंदुस्तान में देखें, अपने भारत में देखें, तो आपको ऐसे बहुत जने मिल जाएंगे जिनको कम से कम 3 भाषाएं आती हैं। नहीं, तो आपकी बात वो बहुत अपने सुंदर है। आप में इतनी बड़ी चीज जी, अपने आप में इतनी बड़ी चीज है कि अपन उसको एक भाषा में सीमित क्यों करें? नहीं नहीं, सीमित करने की बात नहीं है। श्रद्धा, आप इसका जवाब देना चाहेंगी इस बात का? वो पूछ रहे हैं जो। आपकी आवाज नहीं आ रही है श्रद्धा। अच्छा, सौरभ, आप इनकी बात का जवाब देंगे? मैं इनकी बात का जवाब दूंगा कि पूरा देश एक चीज से जुड़ के चल सकता है तो वो हिंदी हो सकती है, क्योंकि अगर हम हर राज्य पे जाएं तो इतनी भाषाएं हैं कि उन्हें सीखते सीखते हम उन्हें सीख तो लेंगे, लेकिन हमारा जो समय है वो बीत जाएगा जुड़ने का। और जुड़ाव एक भाषा से होता है तो एक पहचान रहती है, और अगर हम इस भाषा के साथ नहीं चल पाए तो ऐसा ना हो, क्योंकि हमारा जो वर्क कल्चर है, प्रैक्टिकली बताऊंगा, जो हमारा वर्क कल्चर है उसमें इंग्लिश आ चुकी है। तो ऐसा ना हो कि हिंदी से ना जुड़ के लोग इंग्लिश से जुड़ जाएं, और हमारी जो मातृभाषाएं भी हैं, जो बहुत सारी मातृभाषाएं हैं, तो वो भी समाप्त हो जाएं। तो हिंदी कहीं ना कहीं एक संस्कृत से उसका उद्गम हुआ है, और संस्कृत से काफी लोकल लैंग्वेजेस का भी उद्गम हुआ है। तो इसलिए इतनी समानता है हिंदी और बाकी भाषाओं में कि अब उन्हें पर्यायवाची के जो शब्द निकलते हैं उनसे भी आप समझ सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो हिंदी इसलिए इतनी सरल भाषा है कि लोग जुड़ सकते हैं उसके साथ। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। श्रद्धा, बाकी आप क्या कहना चाहेंगी? श्रद्धा की आवाज नहीं आ रही है। गोरक्ष, आप इस बात का जवाब देना चाहेंगे, या मैं रचना से पूछना चाहूंगी कि रक्षित की इस बात का आप क्या जवाब दे सकती हैं कि एक ही भाषा क्यों होनी चाहिए, या क्या ये बांधने वाली बात है अगर हम एक भाषा की बात करते हैं तो? जी, जैसा सौरभ ने बोला कि भाषाएं तो बहुत सारी हैं हमारे देश में, और अगर हम सारी भाषाएं सीखने जाएं तो बहुत मुश्किल है और समय भी व्यर्थ होगा। और इतनी भिन्नताएं हैं भाषाओं में, क्योंकि अगर आप पंजाबी देखेंगे तो बहुत अलग है, और गुजराती बहुत ही ज्यादा अलग है, और जो तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, वो बहुत ही अलग है। तो अगर नॉर्थ का आदमी अगर साउथ में जाता है, साउथ का आदमी नॉर्थ में जाता है, तो उनके लिए ये भाषाएं एकदम नॉर्थ पोल साउथ पोल की तरह ही है। तो उनको सीखना बहुत मुश्किल है और टाइम बहुत खर्चा होगा। तो बचपन से अगर हम एक या दो भाषाओं पे अगर हम ध्यान दें, फोकस करें, तो फिर पूरे देशवासियों को, और उसी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख करके ही हिंदी को कंपलसरी किया गया स्कूल में पढ़ाने के लिए, जिसके कारण आज का जो हमारा जनरेशन है, आप देखेंगे कि एक भाषा से जुड़ा हुआ है। अगर आप साउथ में भी आज जाते हैं तो मुश्किल नहीं होती है, लोगों को अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी आती है। अंग्रेजी तो हमारे कामकाज की भाषा है। तो विदेशी गए और छोड़ के चले गए, लेकिन वो पूरे विश्व को, अंग्रेजी जो है पूरे विश्व को जोड़ता है, लेकिन हमारे देश को जोड़ने के लिए एक भाषा तो होनी ही चाहिए। बिल्कुल। श्रद्धा, आप सुन पा रही हैं और आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए।
नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, श्रद्धा की आवाज नहीं आ रही है। तो मैं ये सारे बातों से जो मुझे एक बात समझ में आई कि जैसे कि रक्षित सोचते हैं कि एक ही भाषा में बांधे क्यों, तो बात बांधने की नहीं है। जैसे अंग्रेजी पूरे विश्व को अगर हम जोड़ सकते हैं तो वो एक अंग्रेजी है जो हम कहीं भी जाते हैं तो किसी तरह से अपना काम चला लेते हैं। उसी तरह से पूरे भारत में अगर हम भ्रमण करते हैं, चाहे वो हम व्यवसाय के लिए करें या किसी भी कारण से करते हैं, तो एक ऐसी भाषा बांधने की बात नहीं है, जोड़ने की बात है। हम जब तक बंधन समझेंगे कभी कुछ नहीं कर सकते। जोड़ सकती है, और वो जोड़ सकती है हिंदी, क्योंकि अगर पूरे भारत में देखें तो 33-35 जितनी भी भाषाएं हैं उतनी 3 भाषा आती है, बहुत अच्छी बात है, और 3 भाषाएं आनी भी चाहिए। एक आपकी मातृभाषा होती है, एक आपकी राष्ट्रभाषा होती है, और एक अगर आपको विश्व की भाषा आती है तो फिर पूरे विश्व से आप संपर्क अपना स्थापित कर सकते हो। आज वैश्वीकरण का युग है, तो लेकिन अगर आप भारत के अंदर ही, साउथ के लोग उत्तर भारत में जाते हैं, उत्तर भारत के लोग दक्षिण भारत में आते हैं, तो उनको जोड़ने की जो एक भाषा होनी चाहिए। हम राष्ट्रभाषा कहते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम उससे बंध रहे हैं, ये एक व्यक्तिगत विचार हो सकता है हर व्यक्ति का। तो खाली हमें अपने सोचने के तरीकों को बदलना है कि पूरे विश्व में, पूरे देश में, जैसे पूरे विश्व में हम अंग्रेजी के लिए सोचते हैं, वैसे पूरे भारत में जो सबसे ज्यादा बोली और समझी जाती हो वो भाषा अगर कोई होती है और उसको अगर हम राष्ट्रभाषा की पदवी देते हैं, तो राष्ट्रभाषा की पदवी देने का कारण किसी को राष्ट्रपिता कह देते हैं, किसी को पद्मश्री की उपाधि दे देते हैं, तो इसका ये अर्थ नहीं होता कि वो उससे बंध जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि वो जो सबसे ज्यादा उपयोग में लाई जा सकती है और सबके साथ जिससे हम संपर्क आसानी से कर सकें। तो ये संपर्क की जो एक भाषा है ना, उस दृष्टि से हमें उस भाषा को अगर हम लेते हैं तो इस पर हम सोच सकते हैं कि कोई एक भाषा संपर्क की बने जो पूरे भारत को जोड़ सके, और उसमें जो भी ऑप्शन आपके पास हो उनको आप जांच सकते हैं। तो बहुत सुंदर आज की चर्चा रही, और आज की जो आप युवा पीढ़ी हो, आप लोगों के विचार बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि ये देश आप ही लोगों को आगे चलाना है। तो मैं आप सबका एक बार बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और आप लोगों की अभिव्यक्तियां बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर आप लोगों ने कविताएं लिखी, और इसी तरह आप लोग लिखते रहो, आगे बढ़ते रहो। और चुनौतियां तो बहुत है, बहुत चुनौतियां हैं, और उस चुनौती के ऊपर हिंदुस्तान की धरती पर सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी, उसके आंचल में चमकते क्षेत्रीय सितारे बोलियों के, सभी का समृद्ध इतिहास और साहित्य। चुनौतियां वैश्वीकरण की, चुनौतियां आर्थिक विकास से भी संबंधित, चुनौतियां राजनीतिक भी, सामाजिक भी, पर अभिव्यक्ति खोजती है मार्ग। ये बहुत ध्यान देने वाली है कि अभिव्यक्ति खोजती है मार्ग, मार्ग जो कि हृदय को आह्लादित कर सके, भावों को चुन चुन कर माला बना सके, जो छोड़ सके छाप दूसरों के दिलों पर, और वो संभव है सिर्फ और सिर्फ अपनी मातृभाषा या अपनी राष्ट्रभाषा से। जन्म लेती हैं संभावनाएं यहीं से, बढ़ते हैं कदम सारी चुनौतियों को पार करते हुए, और तब बनता है गवाह इतिहास इस सत्य का। तो इतिहास गवाह है इस सत्य का कि जब जब भी हम भाषाई क्षेत्र में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम अपने दिलों को खोल कर रख सकते हैं अपनी भाषा में। दूसरी भाषा में वो संवेदना हमें नहीं मिल पाती है, चाहे हम कितना भी लिखें। तो बहुत सुंदर रही आज की आप लोगों के साथ ये चर्चा भी, और साथ ही काव्य गोष्ठी भी। हम लोगों ने 2 काम एक साथ किए, आपके विचार भी जाने, और मैं चाहूंगी कि आगे भी हम इसी तरह जुड़ते रहें, और जरूर आप लोग इस विचार में जरूर सोचें, नई नई बातें सोचें। और हमारी एक संस्था जो कि भाषा, साहित्य और संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, उससे आप लोग जुड़े। मैं फेसबुक का आप लोगों को दे दूंगी लिंक, और उस पर आप लोग जरूर अपने अपने विचार रखें, चाहे वो भाषा से संबंधित हो या श्रद्धा के क्रांतिकारी विचार हो, और या हमारे ये गोरक्ष के प्रेम वाले भाव, और सौरभ के सुमन वाले भाव। और रचना, आप तो बहुत सुंदर और बहुत अच्छा कार्य कर ही रही हैं, और हिंदी के लिए भी जो भी विचार हो उसमें जरूर आप लोग अपने अपने विचार डालें, कुछ ना कुछ लिखें, कुछ ना कुछ साहित्यिक चर्चा इस बहाने हो, और
लोगों तक हम पहुंचे, लोगों की भावनाओं को समझें, और इसका असर जरूर कभी न कभी इतिहास पर पड़ेगा। एक इतिहास हम नया बनाएंगे, और वो इतिहास आप लोगों को बनाना है अपने अपने विचारों से। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 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 बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का।